हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ह्यूमन ज्योग्राफी चैप्टर 8 इंटरनेशनल ट्रेड को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम बहुत पास हैं, तो अब हम वीडियो के फॉर्मेट्स को थोड़ा चेंज कर रहे हैं। इमेजेस का यूज कम करके ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करेंगे और फास्ट ट्रैक मोड में एक बार रिविजन करेंगे। इंटरनेशनल ट्रेड या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ऐसा ट्रेड जो मल्टीपल कंट्रीज के बीच में होता हो या दो कंट्रीज के बीच में होता हो, मतलब एक देश से बाहर जब व्यापार किया जाता है वो कहलाता है इंटरनेशनल ट्रेड। तो सबसे पहला पॉइंट है इसके अंदर हिस्ट्री। इतिहास क्या है इंटरनेशनल ट्रेड का? तो हम जानते हैं कि कई हजारों सालों से हम अलग अलग देशों के साथ ट्रेड रिलेशंस मेंटेन कर रहे हैं। इंडिया के रिलेशंस अरेबिया के साथ, यूरोप के साथ थाउजेंड्स ईयर्स से भी पुराने हैं। हम सब ने सुना है सिल्क रूट, रेशम मार्ग, ऐसा रास्ता जो रोम को और चाइना को आपस में जोड़ता था। चाइना से सिल्क जाता था, रोम से वहां के जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ आते थे। रोम आप कह सकते हैं पूरे यूरोप से कनेक्टेड था चाइना उस समय सिल्क रूट से। ये लगभग 6000 किलोमीटर लॉन्ग एक रूट था जो एशिया कॉन्टिनेंट को यूरोप कॉन्टिनेंट से जोड़ता था। नेक्स्ट है स्लेव ट्रेड, दास व्यापार, जो कि आपने सुना होगा एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड चलता था यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका के बीच में। तो उसी स्लेव ट्रेड की बात यहां पर हो रही है। आगे चलते हैं। बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहां से शुरू होते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड का बेसिस क्या है, क्या आधार है उसका, किस आधार पर इंटरनेशनल ट्रेड किया जा रहा है। अगर आपसे पूछा जाता है कि क्या नीड है, तो भी आप इसमें से कुछ चीजें यूज कर पाएंगे उस आंसर में भी। तो हम इन दोनों को क्लियर कर लेंगे आगे। सबसे पहला है बेसिस इन नेशनल रिसोर्सेज, मतलब राष्ट्रीय संसाधनों में अंतर। हम जानते हैं कि सभी देशों में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन सब के अंदर काफी डिफरेंस पाया जाता है। क्या डिफरेंस होता है? सबसे पहले देखते हैं जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, मतलब भौगोलिक आकृतियां। हम जानते हैं कुछ देश में हिली एरियाज ज्यादा होते हैं, कुछ देशों में डेजर्ट एरिया ज्यादा होता है, कुछ में प्लेन्स ज्यादा होते हैं। तो इससे उनकी प्रोडक्टिविटी पे असर आता है, उनके एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पे असर आता है। तो अगर किसी देश में माउंटेन्स ज्यादा हैं, हिली एरियाज ज्यादा हैं, तो वहां वेस्टलैंड भी ज्यादा होंगे। वेस्टलैंड मतलब व्यर्थ भूमि, वो ज्यादा होगी, तो कल्टीवेशन कम होगा और वहां की पॉपुलेशन को फूड ग्रेन्स के लिए दूसरी कंट्रीज से इंपोर्ट करना पड़ेगा। अगर किसी देश में प्लेन्स हैं, मतलब वहां पर फर्टाइल लैंड ज्यादा होगी, मोर प्रोडक्टिविटी होगी, कल्टीवेबल एरियाज ज्यादा होंगे, तो उनका प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा और ऐसी कंट्रीज अपना फूड ग्रेन एक्सपोर्ट करेंगी। आइलैंड्स, कंट्रीज विच आर लोकेटेड इन आइलैंड टाइप ऑफ टोपोग्राफी, ऐसे देश जो द्वीपों में बसे हुए हैं, जैसे कि जापान है, इंडोनेशिया है। यहाँ पर दोनों तरह से फैक्टर्स काम करते हैं। इनकी मरीन इकोनॉमी अच्छी होती है, लेकिन इनके फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज होती है, तो इन्हें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इन रीजन से कंट्रीज को इंटरनेशनल ट्रेड करना पड़ता है। हम ये समझ रहे हैं कि क्या कारण होते हैं। तो एक जियोग्राफिकल कारण होते हैं, दूसरे हैं मिनरल्स, अगेन ये रिसोर्सेज से है। अगर किसी कंट्री में मिनरल्स की देखिए मिनरल्स की दो कंडीशन हो सकती है, या तो अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी या कम होगी। अगर ज्यादा अवेलेबिलिटी है तो एक्सपोर्ट कर लेंगे, कम होगी तो इंपोर्ट कर लेंगे। दोनों ही केसेस में इंटरनेशनल ट्रेड होगा। अगला है क्लाइमेट, जलवायु। हार्श क्लाइमेट्स होते हैं कि जिन कंट्रीज में, वहां पर कल्टीवेशन भी कम होता है, वहां पर लोग रहना भी कम पसंद करते हैं, वहां इंडस्ट्रीज भी एस्टेब्लिश नहीं की जा सकती। तो ऐसे देश जिनका हार्श क्लाइमेट है वो फूड ग्रेन्स का इंपोर्ट करेंगे, वो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का इंपोर्ट करेंगे। तो इस कंडीशन में इंटरनेशनल ट्रेड होगा। अब देखते हैं पॉपुलेशन फैक्टर्स, जनसंख्या के कारक। क्या पॉपुलेशन का असर इंटरनेशनल ट्रेड पर होगा? तो पॉपुलेशन के कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड पे डायरेक्टली असर डालते हैं। देखते हैं कल्चरल फैक्टर्स या सांस्कृतिक कारक। स्टूडेंट्स, हम अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में देखते हैं कि अलग कल्चर होता है। हर कॉन्टिनेंट का अपना अलग कल्चर होता है, वहाँ के अलग क्लाइमेट होते हैं, फूड हैबिट्स होती है और अलग आउटफिट्स होते हैं।
और किसी कल्चर में डेवलप होने के कारण ये प्रोडक्ट्स उस कल्चर की पहचान बन जाते हैं। और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी वर्ल्ड वाइड डिमांड आने लगती है, जैसे कि ईरान की कारपेट्स। ईरान में कारपेट्स यूज करने का ट्रेंड बना, धीरे धीरे वहाँ की कारपेट की क्वालिटी बढ़ती गई, वेराइटीज आती गई और ईरानियन कारपेट्स बिकेम वर्ल्ड फेमस। सो अगर ऐसा प्रोडक्ट है तो उसकी वर्ल्ड से डिमांड आने लगेगी ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन। उसकी डिमांड आएगी तो इंटरनेशनल ट्रेड ऑब्वियसली बढ़ेगा। नॉर्थ अफ्रीकन लेदर, हम जानते हैं अफ्रीका एक एनिमल हस्बेंड्री रिच कंट्री रहा है, कॉलोनियल पीरियड में भी और बाद में भी। तो वहां पर लेदर की अवेलेबिलिटी नेचुरली ज्यादा थी और इससे वहां लेदर इंडस्ट्री ग्रो हुई और धीरे धीरे अफ्रीकन लेदर पूरे वर्ल्ड में फेमस हुआ और इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू वर्ल्ड में पहुंचने लगा। आगे देखिए साइज ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का आकार कैसा है। स्टूडेंट्स, अगर किसी कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो वहां के रिसोर्सेज इनसफिशिएंट होंगे, बिल्कुल। वहां का पानी लोगों के लिए कम होगा, वहां फूड ग्रेन्स कम ग्रो करेंगे और इन सभी कंडीशन में ऐसी कंट्रीज को दूसरे देशों से अपने लिए फूड ग्रेन्स, अपने लिए मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इंपोर्ट करने होंगे। सो मोर पॉपुलेशन विल हैव मोर डिमांड एंड इट विल इंक्रीज इंटरनेशनल ट्रेड। नेक्स्ट देखिए स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब आर्थिक विकास जो है उसका स्तर क्या है। क्या इकोनॉमिकली डेवलप्ड है, हम किसी कंट्री की बात करें तो क्या वो इकोनॉमिक डेवलप्ड है या फिर डेवलपिंग है, वहां की अर्थव्यवस्था विकसित है या विकासशील है। तो हम जानते हैं अगर कोई डेवलप्ड कंट्री है उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज कंपैरेटिवली कम होते हैं, लेकिन उसके पास टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट होता है, उसके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती है, अच्छे ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं। तो सभी के पास अपनी अपनी नीड्स हैं और अपनी अपनी ऑफरिंग्स हैं। तो डेवलप्ड कंट्रीज एक्सपोर्ट करती है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को, एक्सपोर्ट करती है फाइनल प्रोडक्ट्स को, टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रोडक्ट्स को, वाइल डेवलपिंग कंट्रीज एक्सपोर्ट क्या एक्सपोर्ट करती हैं, रॉ मटेरियल्स को एक्सपोर्ट करती हैं। चलिए आगे देखते हैं एक्सटेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट या विदेशी निवेश। किसी कंट्री में हम देखते हैं कुछ कंट्रीज ऐसी होती है जिनके पास रिसोर्सेस तो हैं लेकिन उनको यूटिलाइज करने की टेक्नोलॉजी नहीं है। हमारे पास एक नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान, हम जानते हैं वहां पर एक सीपैक बन रहा है, सीपैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। वो क्यों बन रहा है, चाइना के पास मेटलर्जी या मिनरल एक्सट्रैक्शन की अच्छी टेक्नोलॉजीज हैं और पाकिस्तान के पास क्या है, उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स हैं। तो ये दोनों कंट्रीज एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हो रही है। यहाँ पर चाइना इन्वेस्ट कर रहा है पाकिस्तान के अंदर और प्रोडक्शन बढ़ा रहा है अपना, इससे पाकिस्तान का भी बेनिफिट हो रहा है और चाइना का भी हो रहा है। एक एग्जांपल से मैंने आपको समझाने की कोशिश की। आसान भाषा में कहें तो जितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा किसी कंट्री में उतना वहां की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, वहां का प्रोडक्शन यूनिट्स इंक्रीज होंगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा और ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो वो एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा। तो इस तरह इंटरनेशनल ट्रेड पे असर आएगा। अब देखते हैं ट्रांसपोर्ट, ये तो सबसे ज्यादा जरूरी है। परिवहन, अगर ट्रेड करना है तो प्रोडक्ट्स को एक से दूसरी जगह भेजना भी होगा और उसके लिए हमें चीप और सेफ ट्रांसपोर्ट की जरूरत होगी, तो इसलिए ट्रांसपोर्ट भी एक क्रूशियल फैक्टर है। आगे देखते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। यहां पर मैं आपको दो इलस्ट्रेशन से ये बता रहा हूं। बैलेंस ऑफ ट्रेड दो तरह का होता है, आप देखिए। पहला होता है पॉजिटिव या धनात्मक, दूसरा है नेगेटिव या ऋणात्मक। पहले पॉजिटिव को देखते हैं, ट्रेड बैलेंस। तो ट्रेड में दो स्ट्रीम्स होती है, एक तो एक्सपोर्ट होता है और दूसरा इंपोर्ट होता है। तो इन दोनों स्ट्रीम्स में अगर बैलेंस हो जाता है, मतलब जितना ट्रेड हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ट्रेड में जितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं अगर उतना ही इंपोर्ट करते हैं, उतनी वैल्यू का सामान इंपोर्ट करते हैं, तो वो जीरो बैलेंस कहलाता है। फिर देखें पॉजिटिव में क्या होगा, आप देख सकते हैं मैंने लिखा एक्सपोर्ट, ये एरो का मतलब है ज्यादा, मोर एक्सपोर्ट एंड लेस इंपोर्ट, मतलब हम ज्यादा चीजें बेच रहे हैं, कम खरीद रहे हैं। तो ये कैसा ट्रेड बैलेंस हो जाएगा, पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस हो जाएगा। मतलब हम ज्यादा अगर प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं तो
ऑब्वियसली हम ज्यादा अर्न करेंगे, फॉरेन करेंसी हमारे पास ज्यादा आएगी, और इंपोर्ट कम कर रहे हैं तो हमें ज्यादा पे नहीं करना होगा, तो इस तरह हमारा ट्रेड बैलेंस पॉजिटिव हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड नेगेटिव ट्रेड बैलेंस में इसका ठीक उल्टा होता है, एक्सपोर्ट कम किया जाता है और इंपोर्ट ज्यादा किया जाता है। मतलब हम सामान बेच नहीं पाते हैं ज्यादा, हम खरीदते हैं ज्यादा से ज्यादा सामान, तो उसके बदले हमें पे करना पड़ता है, तो हमारी करेंसी बाहर चली जाती है। इस कारण ये कहलाता है नेगेटिव ट्रेड बैलेंस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी कुछ डाउट रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको जितना जल्दी पॉसिबल हो आंसर दूंगा। टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड मतलब अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रकार बताए जा रहे हैं। कितने टाइप का होता है? तो बेसिकली दो टाइप का ट्रेड होता है। पहला है बायलेटरल, द्विपक्षीय। आप देख सकते हैं कंट्री ए एंड बी, इन दोनों के बीच में ट्रेड हो रहा है। तो जब दो ही कंट्रीज के बीच में ट्रेड हो दैट इज बायलेटरल। यहां पर देख सकते हैं कई सारी कंट्रीज हैं, उनके बीच में ट्रेड हो रहा है, तो ये मल्टीलेटरल है। काफी इजी कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको लेकर कंफ्यूजन हो जाता है अक्सर, तो मैं इन वीडियोस के थ्रू आपको इसी कंफ्यूजन से दूर करना चाह रहा हूं। आगे देखिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मतलब विश्व व्यापार संगठन। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ऑब्जेक्टिव्स हैं ट्रेड लिबरलाइजेशन, मतलब ट्रेड को लिबरलाइज कर देना। हम जानते हैं लिबरलाइजेशन का मतलब होता है ट्रेड बैरियर्स को रिमूव कर देना, जैसे कि कस्टम ड्यूटीज होती है, जैसे कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर जो भी ड्यूटीज लगाई जाती है कंट्रीज के थ्रू, उनको हटा देना। या फिर इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन मतलब कंट्रीज की इकोनॉमीज को जोड़ देना, पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज में जो इकोनॉमीज है उनको आपस में कनेक्ट कर देना, जिससे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिले। अगर इकोनॉमीज हमारी मैक्सिमाइज होगी तो इनकम की अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी, तो पूरे वर्ल्ड के लिए ये बेनिफिशियल होगा। तो देखते हैं GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड्स एंड टैरिफ्स। 1948 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। इसका पर्पस, इसके ऑब्जेक्टिव्स भी सेम यही थे, लेकिन इसकी इनएफिशिएंसी के कारण इसको बाद में कन्वर्ट कर दिया गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। 1995 में ये किया गया है। आपको ये कुछ चीजें ध्यान रखनी है। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसके फाउंडेशन का ईयर याद रखना है। फुल फॉर्म अब तो वैसे नहीं पूछी जाती है। इसके ऑब्जेक्टिव्स याद रखना है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के। आगे देखिए, गेटवेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड मतलब अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार। हम जानते हैं अगर इंटरनेशनल ट्रेड करना है तो हमें दूसरी कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स को भेजना होगा, और वो भेजने के लिए हमें अच्छे ट्रांसपोर्ट की जरूरत होगी। और हम जानते हैं चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट है ओशनिक ट्रांसपोर्ट, और जिसको हम पोर्ट्स से मैनेज करते हैं, बंदरगाहों से मैनेज करते हैं। तो इन पोर्ट्स को, यहाँ पर हम इनकी टाइप्स को देखेंगे। सबसे पहले कार्गो के बेस पर इंडस्ट्रियल पोर्ट, ऐसे पोर्ट्स जो इंडस्ट्रियल कार्गो हैंडल करते हैं, मतलब औद्योगिक, मतलब रॉ मटेरियल्स को, हैवी बल्कि जो रॉ मटेरियल होता है उनको हैंडल करते हैं, जैसे कि कांडला पोर्ट गुजरात का हम पढ़ चुके हैं। स्टूडेंट्स, आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं क्या ये थोड़ा स्पीड ज्यादा लग रही है आपको, कम लग रही है? जो भी कुछ चेंजेस आप चाहें मुझे कमेंट में बता सकते हैं। कमर्शियल पोर्ट, ऐसे पोर्ट्स जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को हैंडल करते हैं, जिनका मेन फोकस होता है कंसाइनमेंट्स के ऊपर, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के ऊपर, विच आर कंपैरेटिवली लाइट देन इंडस्ट्रियल गुड्स। तीसरा है कंप्रिहेंसिव पोर्ट्स, ऐसे पोर्ट्स जो पैसेंजर प्लस गुड्स दोनों के ट्रांसपोर्ट को हैंडल करते हैं, वो कहलाते हैं कंप्रिहेंसिव पोर्ट्स। अब लोकेशन के बेस पे, स्थिति के आधार पे दो तरह के पोर्ट हैं, इंडस्ट्रियल पोर्ट और आउटपोर्ट्स, सॉरी इनलैंड पोर्ट्स एंड आउटपोर्ट्स। इनलैंड पोर्ट क्या है? अंतरस्थलीय, ऐसे पोर्ट जो कोस्ट से थोड़ा अंदर की तरफ लोकेटेड हो, किसी नदी के रिवर स्ट्रीम के ऊपर लोकेटेड हो, वो कहलाते हैं इनलैंड पोर्ट्स। जैसे कि आप पढ़ चुके हैं कोलकाता पोर्ट के बारे में, हुगली रिवर पर। दूसरा है आउटपोर्ट, मतलब जो सीधे कोस्ट पर लोकेटेड होते हैं उन्हें हम आउटपोर्ट कहते हैं। अब फंक्शनैलिटी के बेस पर देखें तो फंक्शनैलिटी मतलब मेनली किस फंक्शन को परफॉर्म किया जा रहा है, तो
अगर ऑयल, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, इनको हैंडल किया जा रहा है तो वो ऑयल पोर्ट्स कहलाएंगे। नेवी के ऑपरेशंस किए जा रहे हैं तो नेवल पोर्ट कहलाएगा, जैसे भी हमारा विशाखापत्तनम। और पोर्ट्स ऑफ कॉल, ऐसे पोर्ट्स जो रिफ्यूलिंग के लिए शिप्स जहां रुकते हैं, जहां पर एंकरिंग करते हैं, जहां पर अपना रिपेयर वगैरह जो मेंटेनेंस के काम करते हैं, वो सारे पोर्ट्स कहलाते हैं पोर्ट ऑफ कॉल। नेक्स्ट नेक्स्ट चलिए, ये सारे आपके टॉपिक्स कवर हो गए इंटरनेशनल ट्रेड के। स्टूडेंट्स, हमने थोड़ा चेंज किया है। पिछले वीडियोस में हम थोड़े इमेजेस को यूज कर रहे थे, इलस्ट्रेशंस को यूज कर रहे थे, लेकिन अब जब आपके एग्जाम्स काफी पास आ गए हैं तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा चैप्टर्स हम कवर कर लें। इमेजेस की जगह हम ज्यादा कॉन्सेप्ट्स पे काम कर रहे हैं। तो और दूसरी एक बात और कि मैं देख रहा हूँ व्यूज काफी आ रहे हैं वीडियोस में, लेकिन नॉन सब्सक्राइबर के आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ आप व्यू करने के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक एग्जाम के पहले ये वीडियो पहुंच सकें। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।